प्रिय छात्रों प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। छात्रों, हमारे बहुत से साथी प्रकाश में विभिन्न विषय ले रहे हैं। कल आपने इसमें पढ़ा था आवर्धन और क्षमता। आज हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। प्रिज्म क्या है और किस काम आता है, इसके द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ। छात्रों, जिस प्रकार से दर्पण है, लेंस है, ठीक उसी प्रकार से प्रिज्म भी होता है, जो देखने में ये है। आप इस प्रिज्म को कक्षाओं में देखते होंगे। अगर आप इस प्रिज्म को ध्यान से देखें तो छात्रों, इसमें 5 तल नज़र आते हैं। 5 तल दिखाई पड़ते हैं, जिनमें 3 तल आयताकार हैं, 2 साइड के, देखिए, एक लेफ्ट का, दूसरा राइट का और तीसरा ग्राउंड में। तो 3 आयताकार तल हैं और 2 त्रिभुजाकार तल हैं। एक तल सामने है और एक पीछे है। तो क्या बताया छात्रों, इसमें भी आपको बताया कि प्रिज्म में 5 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? 5, जिनमें से 3 तल आयताकार तथा 2 तल त्रिभुजाकार होते हैं। ये जो अभी आप प्रिज्म के बारे में बात की है, यह आमतौर से प्रयोगशाला में उपलब्ध होने वाला एक सामान्य सा प्रिज्म है, जो सभी की कक्षाओं में दिखाई पड़ता है। देखिए, अगर इसकी रचना को मैं बोर्ड पर बनाऊं, तो आप देखिए सामने ये जो 2 शेडेड छायांकित आयताकार पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। पहला अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। तो यहां 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये 2 अपवर्तक पृष्ठ ज्यामितीय दृष्टि से आयताकार हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। कौन कौन सी? ABED तथा दूसरा तल है ADFC। ये 2 पृष्ठ हैं। देखिए, अगर प्रकाश को हम पहले पृष्ठ से आपतित मानते हैं तो दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगा, और दूसरे पृष्ठ से आपतित मानते हैं तो पहले पृष्ठ से निर्गत होगा। और वहीं दूसरी ओर जो आधार में पृष्ठ है EFCB, ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। भुजा AD, जिस पर दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं, इस भुजा AD को अपवर्तक कोर कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज। अपवर्तक कोर यानी रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। देखिए छात्रों, पहला बायां पृष्ठ ABED, दूसरा दायां पृष्ठ ADFC, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। और जो आधार होता है, ये नीचे वाला, ये है EFCB, ये आधार है। तो ये प्रिज्म की रचना हुई। ये तो रचना की दृष्टि से है, लेकिन प्रिज्म को परिभाषित कैसे करें? आखिर प्रिज्म होता क्या है? परिभाषा की दृष्टि से प्रिज्म क्या है? देखिए, इधर का पृष्ठ है
पहला पृष्ठ, दूसरा दायां, दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो यहां यह कहा गया कि किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम, क्या कहा, दोबारा सुनिए, किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच जो कि किसी कोण पर झुके हैं, घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इसमें सामने देखिए आप, ये जो सरफेस देख रहे हैं ए बी सी, ये सामने कहलाता है इसका मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म यानी कि मुख्य परिच्छेद ए बी सी। यहां ए बी और ए सी दो समतल अपवर्तक पृष्ठों को दर्शाते हैं। और ध्यान से देखिए, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ कोण ए पर झुके हुए हैं, अर्थात दोनों पृष्ठों के बीच बना कोण, यानी पृष्ठ कौन सा, ए बी ई डी, और दूसरा पृष्ठ कौन सा है, सी ए डी एफ। इनके बीच बने जो कोण बना है, जिस कोण पर ये दोनों पृष्ठ झुके हुए हैं, उसे कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी ये वाला एंगल यहां चित्र में दिखाया है, ये कहलाता है प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या मतलब हुआ, किन्हीं दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। तो बच्चों, ये जानकारी हुई प्रिज्म के बारे में, उसकी बनावट के बारे में। प्रिज्म क्या है, ध्यान दें, ये जो हमने कहा है समांग, समांग का मतलब होता है कि पूरे प्रिज्म के भीतर प्रकाशिक घनत्व मटेरियल का एक समान है, पारदर्शिता एक समान है। तो ये समांग पारदर्शी माध्यम है, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरा हुआ है, इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रिज्म के बारे में जाना। अब बात आती है प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन होता है, इसकी बात अगर हम करें, जिसे हमने एबीसी से दिखाया है, इस मुख्य परिच्छेद के आधार पर प्रिज्म तीन प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन, प्रिज्म आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा है, पहला है समबाहु प्रिज्म। दूसरा है समकोणिक प्रिज्म। तीसरा है समद्विबाहु समकोणिक प्रिज्म। ये तीन तरह के प्रिज्म होते हैं। पहला क्या बताया बच्चों, पहला बताया, देखिए सामने, पहला है आपका समबाहु प्रिज्म, दूसरा समकोणिक प्रिज्म, तीसरा समद्विबाहु समकोणिक प्रिज्म। और ये नाम इस मुख्य परिच्छेद की ज्यामिति के आधार पर है। यदि इस मुख्य परिच्छेद की तीनों साइड समान है तो ये कहलाएगा समबाहु प्रिज्म। यदि प्रिज्म कोण का मान 90 डिग्री है तो ऐसे प्रिज्म को कहते हैं समकोणिक प्रिज्म। यदि AB और AC बराबर हो और कोण A 90 डिग्री हो तो ऐसे प्रिज्म को कहेंगे आप समद्विबाहु समकोणिक प्रिज्म। तो इस प्रकार से हमने प्रिज्मों के बारे में जाना, प्रिज्म क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है इनकी उपयोगिता क्या है। देखिए, समबाहु प्रिज्म है, सामान्यतः हमारी प्रयोगशालाओं में देखने को मिलता है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है बच्चों। ये जो दूसरा प्रिज्म है समकोणिक प्रिज्म, ये किरणों को, आपतित किरणों को 90 डिग्री के कोण पर विचलित करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के प्रिज्मों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये पनडुब्बी में होता है, बाहर का दृश्य देखने के लिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रिज्म द्वारा विचलन। हमारा अगला टॉपिक है प्रिज्म के द्वारा विचलन। Deviation produced by prism।
डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला विचलन कोण। देखिए एक घटना है, समझेंगे किस प्रकार से होता है, जरा सामने देखेंगे। अभी मैं एक चित्र बना रहा हूं, उस पर ध्यान दें। ये मैंने प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया, ABC, AB तथा AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और इनके बीच का कोण एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण। सामने देखिए एक प्रकाश किरण OP प्रिज्म के बाएं अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। ध्यान दें बच्चों, यदि यह प्रिज्म ना रहा होता तो यह किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, जो कि प्रकाश का एक सबसे सरल गुण है कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सरल रेखीय मार्ग पर चलता है। इसके गुण के कारण ये जो आपतित प्रकाश किरण देख रहे हैं आप, OP, ये आपतित प्रकाश किरण है, बिंदु P पर आपतित होती है। यदि प्रिज्म रास्ते में ना आता तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, लेकिन पहले पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है, जैसे ही वो प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो सघन माध्यम से गुजरेगा, और जैसे ही सघन माध्यम से गुजरता है, ये मैंने खींचा इसका अभिलंब, तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाती है। ये भी एक सामान्य सी घटना है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखिए प्रकाश किरण P से दूसरे पृष्ठ की ओर चलती है और फिर वहां जाकर बिंदु Q पर आपतित होती है। बिंदु Q पर आपतित होती है। अब यहां बिंदु Q आपतन बिंदु है, दूसरे पृष्ठ पर बिंदु Q आपतन बिंदु है। अब प्रकाश पुनः दूसरे पृष्ठ से वायु में निर्गत होगा। देखिए ये QR निर्गत प्रकाश किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत प्रकाश किरण। देखिए ये इधर कौन सी किरण है, किरण OP है आपतित, और इसके भीतर देखिए क्या कहा, OP क्या है, OP है आपतित प्रकाश किरण। प्रिज्म के भीतर आप देख सकते हैं PQ अपवर्तित प्रकाश किरण, तीसरी है QR जिसे आप कहते हैं वायु में निर्गत होने वाली प्रकाश किरण। तो बच्चों अब जरा ध्यान दें, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। देखिए OP आपतित प्रकाश किरण है, प्रिज्म के भीतर किरण PQ मार्ग पर जा रही है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये वायु में निर्गत होती है, किस दिशा में जाती है, QR दिशा में, ये निर्गत प्रकाश किरण है। तो एक बात देखने में आई, वो क्या देखने में आई कि इस प्रिज्म ने प्रकाश किरण को आधार की ओर झुका दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिज्म किरण को विचलित करता है, अपने आधार की ओर झुका देता है। ये जो BC है ये प्रिज्म का आधार है। तो आप देख सकते हैं यदि मैं इस QR को पीछे हटाऊं, ये यहां बिंदु D पर काटता है, तो अब आप कह सकते हैं एंगल TDR, ये देखिए ये जो एंगल TDR है इसे मैंने डेल्टा से डिनोट किया है। तो एंगल TDR क्या है, एंगल TDR ये क्या है, अब इस पर ध्यान दें। यदि प्रकाश, ध्यान देंगे, यदि प्रकाश के मार्ग में प्रिज्म ना आता तो प्रकाश किरण OPT सरल रेखीय मार्ग पर चलती, जो कि इसकी प्रकाश के संचरण की मूल दिशा है। तो बच्चों एक बात हमने देखी कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश किरण को यह प्रिज्म आधार की ओर झुका देता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग से
विचलित हो जाती है। इस प्रकार ये जो हमारी निर्गत प्रकाश किरण है QR और मूल प्रकाश किरण OPT, इसके बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण, ध्यान देंगे, एक वर्णी प्रकाश किरण, इस एक वर्णी प्रकाश किरण का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो विबज्योर सुना होगा आपने कक्षा 10 में, वायलेट से रेड तक के रंग उसमें मिलते हैं। तो ये सब वायलेट के लिए 3900 एंगस्ट्रॉम और पीले रंग के लिए लगभग 5890 एंगस्ट्रॉम और बच्चों लाल रंग के लिए लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है। अर्थात अलग अलग रंग के लिए अलग अलग तरह की वेवलेंथ की कल्पना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एक वर्णी यानी एक ऐसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही प्रकार का रंग हो, एक ही तरह की वेवलेंथ हो। ये जो सामने आपने घटना देखी है ये एक वर्णी प्रकाश के लिए घटित होने वाली घटना है। तो समझ में आया कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म उसे अपने आधार की ओर झुका देता है और मूल पथ से विचलित करता है। तब मूल आपतित प्रकाश किरण तथा प्रिज्म से निर्गत होने वाली प्रकाश किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। तो ये जो एंगल TDR हुआ बच्चों, इसे ही विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। चलिए, तो आपने विचलन कोण के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो प्रिज्म है देखा आपने, अब एक बात समझेंगे, जब हम अपवर्तन पढ़ते थे वहां भी यही कहते थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है और इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही प्रिज्म ने भी किया है। मूल आपतित प्रकाश किरण OP को विचलित कर दिया है मूल पथ से और QR दिशा में निर्गत किया है। अब हम जानना चाहेंगे इस प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र, अर्थात प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, अपवर्तन सूत्र। बच्चों फिर से वही तस्वीर, वही फोटोग्राफ, वही चित्र। देखिए, ABC एक प्रिज्म का परिच्छेद, मूल आपतित किरण OP, प्रिज्म के भीतर PQ, प्रिज्म से बाहर निर्गत हुई QR। आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु P पर आपतन है, प्रिज्म के भीतर वाली किरण बिंदु Q पर आपतित होती है। अगर मैं दोनों पृष्ठों पर अभिलंब खींच देता हूँ तो ये अभिलंब परस्पर एक दूसरे को यहाँ बिंदु E पर काटते हैं। आप देख सकते हैं पहले पृष्ठ पर अभिलंब QM है, दूसरे पृष्ठ पर अभिलंब QM है और पहले पृष्ठ पर अभिलंब PN है। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को पीछे हटाए जाने पर बिंदु E पर काटते हैं। मान लीजिए कि एंगल Q, अब ध्यान देंगे, अगर मैं मूल किरण को आगे बढ़ाता हूं और इधर से अपवर्तित किरण को पीछे हटाता हूं तो ये एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं और एंगल TDR ये विचलन कोण है और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ध्यान दें, जब प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर गिरती है और प्रिज्म के भीतर प्रवेश करती है तो विचलन कोण R1 है, दूसरे पृष्ठ पर जब गिरती है तो वहाँ आपतन कोण R2 है और पहले पृष्ठ पर जो मूल किरण है वो I1 कोण पर आपतित होती है। ये वाला एंगल MQR, जिसे आप एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी कि निर्गमन कोण भी कहते हैं, ये I2 है। तो यहाँ देखिएगा एंगल MQR ये है निर्गमन कोण, निर्गमन कोण, इसे हम I2 से डिनोट कर रहे हैं।
और ये देखिए ये जो एंगल टी डी आर है ये डेल्टा है, इसे विचलन कोण कहा गया। बच्चों आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज होता है उसमें बहिष्कोण त्रिभुज के भीतर अंत है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जरा ध्यान दें, एंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल देखिएगा डी पी क्यू, यहां से निकालकर मैंने बाहर रख दिया इसमें से, डी पी क्यू ये जो एंगल देख रहे हैं आप डी पी क्यू, ये हुआ I1 माइनस R1 और ये एंगल हुआ I2 माइनस R2। और ज्योमेट्री कहती है, ज्यामिति कहती है, ये देखिए त्रिभुज डी पी क्यू में अगर पी डी भुजा को आगे बढ़ा देता हूं तो बहिष्कोण है टी डी क्यू, एंगल टी डी क्यू बहिष्कोण है, त्रिभुज का बहिष्कोण है। और प्रमेय कहती है कि जो बहिष्कोण होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया डेल्टा बराबर एंगल टी डी क्यू बराबर एंगल डी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी। आप लिख सकते हैं बच्चों I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। देखो बच्चों आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 हमने एक साथ लिया, यहाँ से माइनस बाहर लीजिए, R1 प्लस R2। तो यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, माइनस बाहर लिया है यहाँ से, तो ये हो गया है R1 प्लस R2। अब आप देखिए चतुर्भुज आप सामने देख रहे हैं APEQ, चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल E प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 है। एंगल A, एंगल P, एंगल E और एंगल Q चारों का जोड़ 360। देखिए यहाँ PN अभिलंब है तो एंगल APE 90 हुआ, यानी ये एंगल 90 डिग्री हुआ। यहाँ एंगल Q भी 90 डिग्री हो गया। तो क्या बचा, यहाँ बचा एंगल A और ये बचा एंगल E इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से समझ में आया कि A प्लस E बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ये आपके चतुर्भुज से आया। चतुर्भुज कौन सा था? APEQ, चतुर्भुज APEQ से। चलो बच्चों अब देखते हैं, एक त्रिभुज आपको अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, त्रिभुज EPQ। ध्यान दें, त्रिभुज EPQ में देखिए, इस त्रिभुज EPQ में आप कहेंगे एंगल R1 प्लस R2 प्लस E बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करिए। यदि समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे तो इस समीकरण 2 व 3 से हमें पता लगता है, देखिए E यहाँ है, 180 डिग्री भी यहाँ है, तो पता लगा A बराबर R1 प्लस R2। हमारे पास एक रिलेशन आया, इस प्रिज्म के भीतर जो दो कोण देख रहे हैं आप R1 R2, इनके बीच रिलेशन आ गया A बराबर R1 प्लस R2। यदि इस A बराबर R1 प्लस R2 को मैं यहां से उठाकर इसमें रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहां से आ गया A प्लस डेल्टा बराबर I1 प्लस I2। तो अब हमने दो रिलेशन प्राप्त किए किसी प्रिज्म के लिए। देखिए ये प्रिज्म के लिए हमने एक रिलेशन प्राप्त किया है A प्लस डेल्टा बराबर I1 प्लस I2। दूसरा रिलेशन प्राप्त किया है A बराबर R1 प्लस R2। ओके, अब आइए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। प्रयोगशाला में आपने कक्षा 9 में या कक्षा 10 में निश्चित रूप से
एक विचलन वक्र बनाया होगा आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचते हुए। देखिए सामने एक्स अक्ष पर आपतन कोण आई और वाई अक्ष पर विचलन कोण डेल्टा अगर हम लें, इस रिलेशन को सामने देखिए। डेल्टा का ए तो फिक्स होगा, किसी प्रिज्म के लिए ए नियत है, तो आपतन के बदलने के साथ साथ डेल्टा का मान बदलेगा। I1 का मान अगर बदलता है या I2 का मान बदलता है या दोनों बदलते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में डेल्टा चेंज होगा। ध्यान से देखिए, यानी कि एक्स अक्ष पर हम आपतन कोण लेंगे और वाई अक्ष पर हम विचलन कोण लेंगे। यह प्रैक्टिकल वर्क है, लेबोरेटरी में होता है। जैसे पहले 30 डिग्री का कोण लिया और उसके लिए संगत आप विचलन कोण ज्ञात किया, ये बिंदु मार्क हुआ, फिर एंगल बढ़ाया, दूसरा विचलन कोण लिया, तीसरा और चौथा, फिर इस तरह से हमें यह ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये पॉइंट मिलते हैं और एक फ्री हैंड कर्व, मुक्त हस्त वक्र, जब हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों और कोई ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ मुक्त हस्त वक्र फ्री हैंड कर्व बनाया जाता है, स्केल इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह से हम इस तरह से ये देखिए, जैसे तस्वीर में गले में पड़ी हुई कोई माला, बिल्कुल उसी तरह का एक ये वक्र नजर आता है। तो ये आई डेल्टा वक्र कहलाता है। इस वक्र को कहते हैं डेल्टा वर्सेस आई कर्व। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए आपने विचलन कोण ज्ञात किए, उन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित किया बिंदुओं को, और फिर फ्री हैंड कर्व खींचते हुए आपने एक ये वक्र बना लिया। अब देखिए, इस वक्र को देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि लोवेस्ट पॉइंट पर एक पॉइंट प्राप्त हुआ है। अगर हम यहाँ एक टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ हमें मिलता है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। इसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, इसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। ये प्रैक्टिकल में आया करता है कि आई डेल्टा वक्र खींचिए और उसकी सहायता से आप विचलन कोण ज्ञात करें। इस प्रकार आप विचलन कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहां मिनिमम जो डेविएशन आया है, अल्पतम विचलन कोण आया है, वो डेल्टा एम आया है। न्यूनतम विचलन की शर्त क्या है? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। जब न्यूनतम विचलन होता है तो प्रिज्म के भीतर की स्थिति क्या होती है वो देखिए। यह है मूल आपतित किरण OP, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण PQ और प्रिज्म से निर्गत होने वाली किरण QR। ये देखिए, ये है विचलन। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि जब विचलन कोण न्यूनतम होता है तो उस दशा में अपवर्तित किरण PQ इज जस्ट पैरेलल टू BC। और दूसरा, ये जो कोण आपने देखे थे R1 और R2, ये भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश रिवर्सिबिलिटी के गुण का पालन करता है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को पूर्णतः पालन करता है। अर्थ क्या है? यदि प्रकाश वापस इस रास्ते से आए, जो निर्गत किरण है, इसको मूल आपतित किरण बना लिया जाए, तो मूल आपतित किरण निर्गत किरण की भांति कार्य करेगी। उस दशा में I1 और I2 आपस में बराबर होंगे, R1 और R2 आपस में बराबर होंगे। ध्यान दें, और ये तीन कंडीशन हैं। पहला, अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है, I1 और I2 बराबर होते हैं, आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होते हैं, और प्रिज्म के भीतर जो हमारे अपवर्तन कोण हैं R1 और R2 दोनों आपस में बराबर होते हैं। किस लिए? फॉर मिनिमम
डेविएशन, अल्पतम विचलन के लिए, ये अल्पतम विचलन के लिए है। अब देखिए अगर हम इन दोनों कंडीशंस को यहां अप्लाई करें तो आप कह देंगे a प्लस डेल्टा m बराबर 2i, और यहां देखिए आप कह देंगे a बराबर 2r। सपोज i1 बराबर i2 बराबर i, r1 बराबर r2 बराबर r। तो इस कंडीशन से आ गया a प्लस डेल्टा m बराबर 2i और दूसरा आया a बराबर 2r। अब देखिए आपने प्राप्त कर लिया है एक रिलेशन न्यूनतम विचलन कोण के पदों में, तो आप यहां से i का मान लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r का मान लिखेंगे a बाई 2। अब देखिए एक स्नेल्स लॉ होता है अपवर्तन का नियम, उस अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा n बराबर साइन i अपॉन साइन r। ये दोनों मान i का मान और डेल्टा का i का मान और r का मान उठाकर यहां रख दीजिए, तो हमें एक सूत्र प्राप्त होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। अब एक बात आती है पतले प्रिज्म से विचलन। ध्यान देंगे पतले प्रिज्म से अभिप्राय क्या होता है, ऐसे प्रिज्म जिनके लिए प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे प्रिज्मों को हम थिन प्रिज्म बोलते हैं, पतला प्रिज्म बोलते हैं। ध्यान दें जब आपका प्रिज्म कोण ही बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में a एंड डेल्टा m विल आल्सो बी स्मॉल, ये भी बहुत छोटे होंगे। और जब ऐसा होगा तो बच्चों आप साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2 को लिख सकते हैं a बाई 2। अगर इन दोनों लिमिटेशंस को यहाँ अप्लाई कर दें तो n बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2। सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए तो आप प्राप्त करेंगे डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। यह पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है। इसे अक्सर 12वीं में 1 नंबर में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमें पता लगता है कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न होने वाले विचलन कोण का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र प्राप्त किया है डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। तो यहां से पता लगता है कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण दो बातों पर निर्भर करता है, यानी डेल्टा m डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड प्रिज्म कोण a। देखिए जैसे ही प्रिज्म कोण a का मान बढ़ता है तो न्यूनतम विचलन कोण भी बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों, हमने पढ़ा पतले प्रिज्म का विचलन कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और ध्यान दें चूंकि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, इसी वजह से में अलग अलग रंगों पर किरणें निर्गत होती हैं और यही मुख्य कारण होता है प्रिज्म द्वारा घटित होने वाली एक विशेष घटना का, जिसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और अगली कक्षा में आप प्रिज्म द्वारा उत्पन्न होने वाले वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करेंगे।